आज सोशल मीडिया पर एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। डिबेट इस बात की कि साउथ की दो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज मलयालम सिनेमा और तेलुगु सिनेमा, इनमें से असली विनर कौन है। और इस डिबेट की वजह बिल्कुल क्लियर है। पिछले कुछ सप्ताह में ना इन दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अपनी एक फिल्म रिलीज की है। एक मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से आई लोका और वहीं दूसरी तरफ तेलुगु इंडस्ट्री से आई मिराई। दोनों की दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर धूम मचा रही हैं। पर दोनों मूवीज में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस ये था कि एक एंटी हिंदू मूवी है जिसमें डेलिबरेटली हिंदू कैरेक्टर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी मूवी वो काफी प्रो हिंदू है। और इसमें मजेदार बात पता है क्या है? ये इन दो फिल्मों की बात नहीं है, ये इन दो इंडस्ट्रीज का एक लंबा पैटर्न है। आज मलयालम इंडस्ट्री पूरी तरीके से एंटी हिंदू इंडस्ट्री बन चुकी है। मलयालम मूवी इरुथयम, इसमें हिंदू मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट एक होटल में जाते हैं, वहां पर बीफ करी का मजा लेते हैं, और इस पूरे सीन के बैकग्राउंड में त्यागराजा स्वामी का एक गाना बजता है, नागुमुमु गान लेनी, और इस पूरे गाने में भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है। और वहीं तेलुगु इंडस्ट्री वो काफी प्रो हिंदू है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और आखिर क्यों मलयालम इंडस्ट्री करोड़ों में कमाने के बावजूद तेलुगु इंडस्ट्री की तरह कभी पैन इंडिया नहीं बन पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि आज मलयालम इंडस्ट्री डिस्पाइट मेकिंग सिनेमैटिक ब्रिलियंट मूवीज आखिर क्यों तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत पीछे रह गई है, हमें इस बात को समझना होगा कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये एक समय पर भारत की सबसे ज़्यादा प्रो हिंदू फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि पैन इंडिया इंडस्ट्री बनने का बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती थी। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि मलयालम इंडस्ट्री ना शुरू से ही हिंदू एपिक्स और ईथोस पर बेस्ड मूवीज बना रही थी, और इसका ना रीजन भी था। इन सभी मूवीज को ना केरला के टेम्पल्स और हिंदू किंगडम्स डायरेक्टली पैट्रोनेज और फंडिंग प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल, आप 1941 में रिलीज हुई मलयाली फिल्म प्रहलाद की बात कर लो, जो कि भगवान नरसिंह पर बेस्ड मूवी थी। इस फिल्म को ना ट्रावनकोर की रॉयल फैमिली ने फाइनेंस किया था, और ट्रावनकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने प्रोडक्शन सपोर्ट दिया था। और इसी कारण से ना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिंदू हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्में बन रही थी, चाहे वो 1950 में आई नल्ला थंका नाम की एक फिल्म हो, या फिर 1955 में पी सुब्रमण्यम की हरिश्चंद्र हो। इनफैक्ट राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है ना, वो इंडियन सिविलाइजेशन में सबसे पुरानी कहानियों में से एक है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री ने ही इस फिल्म को पहली बार एक बोलती फिल्म के रूप में इतने बड़े स्तर पर सिल्वर स्क्रीन पर लाने में भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल रही थी कि इसे मलयालम की पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कहा जाता है। और इस फिल्म की सफलता ने प्रोड्यूसर्स को साफ साफ मैसेज दे दिया था कि ऑडियंस जो है ना, वो डिवोशनल और हिंदू एपिक्स पर बनी फिल्में देखना चाहती है। इसके बाद डिवोशनल और हिंदू एपिक्स पर बनी फिल्मों की एक लंबी परंपरा शुरू हो गई। 1961 में आई भक्त कुचेला, जो कि भगवान कृष्ण पर बेस्ड थी, और इसके अगले ही साल यानी कि 1962 में आती है श्री राम पट्टाभिषेकम, जो कि भगवान राम पर बेस्ड थी। ऐसे ही ना कई और मूवीज बनी थी, चाहे वो श्री गुरुवायूरप्पम हो या फिर कुमार संभवम हो। कुमार संभवम तो संस्कृत महाकवि कालिदास के एपिक पर आधारित मूवी थी, जिसमें शिव और पार्वती की कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया था। 1975 में पी सुब्रमण्यम ने स्वामी अयप्पन बनाई। ये फिल्म मलयालम डिवोशनल सिनेमा का एक माइलस्टोन साबित हुई। सुब्रमण्यम जो थे ना, वो खुद डीपली रिलीजियस थे, और इस फिल्म ने इतने पैसे कमाए कि उन्होंने इस फिल्म की पूरी कमाई सबरीमला मंदिर तक जाने वाली सड़क के निर्माण में डोनेट कर दी। 1980s आते आते ना मलयालम सिनेमा एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका था जो सिनेमैटिक ब्रिलियंट मूवीज तो बना ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो फिल्में जो थी ना, वो हिंदू रूट से काफ़ी इंस्पायर्ड होती थी। और इसी कारण 1980s के बाद जब बॉलीवुड का दाऊदीकरण और जिहादीकरण हो गया था ना, तब मलयालम इंडस्ट्री को एक पोटेंशियल के रूप में देखा जाने लगा था, जो इंडियन कल्चर को प्राउडली स्क्रीन पर दिखा सकती थी और रीजनलिज्म से ऊपर उठकर ना एक पैन इंडिया इंडस्ट्री बन सकती थी। इनफैक्ट 1980s तक ना मलयालम सिनेमा अपने गोल्डन एरा में थी, लेकिन अफसोस जब बॉलीवुड का दाऊदीकरण शुरू हुआ ना, तब सेम टाइम पर मलयालम इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा शिफ्ट ले लिया, जिसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है।
शुरुआती समय में मलयालम इंडस्ट्री काफी प्रो हिंदू हुआ करती थी, लेकिन वही इंडस्ट्री 1980s के बाद धीरे धीरे कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल टूल बनने लगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन कुछ और नहीं बल्कि खुद केरला की पॉलिटिक्स थी। देखिए, केरला की राजनीति शुरू से ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रभाव में रही है। इनफैक्ट 1957 से ही यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सत्ता में रही थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे ये आइडियोलॉजी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि केरला के कल्चर, लिटरेचर और फिल्म्स यहाँ तक भी पेनिट्रेट करना इसने शुरू कर दिया था। और इसी कारण समय के साथ साथ केरला की जिस भूमि से आदि शंकराचार्य जैसे महान गुरु निकले, मेलतपुर नारायण भट्टधिरी इनके जैसे महान कवि निकले, के कलप्पन नायर जैसे महान सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट निकले, अब उसी केरला के इंटेलेक्चुअल क्लास, राइटर्स और क्रिटिक्स इनका एक बड़ा हिस्सा ओपनली लेफ्टिस्ट हो चुका था। और 1990s आते आते ना इसका असर मलयालम सिनेमा पर पूरी तरीके से दिखना शुरू हो चुका था। उसी समय कम्युनिस्ट डोमिनेटेड फिल्म्स, सोसाइटीज और स्टेट कंट्रोल्ड अकेडमीज इनका कंट्रोल बढ़ चुका था। ये लोग अवार्ड्स, फेस्टिवल्स और मीडिया रिव्यूज डिसाइड करते थे और नेचुरली उनकी जो आइडियोलॉजी लाइन थी वो यही थी कि जो फिल्म हिंदू ट्रेडिशंस को रिग्रेसिव दिखाएगी और माइनॉरिटीज को विक्टिम या नोबल दिखाएगी वही प्रोग्रेसिव कहलाएगी। 90s के बाद ना यही ट्रेंड धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो चुका था। अगर आप इन फिल्मों को देखो तो साफ पैटर्न मिलेगा। हिंदू कास्ट हायरार्की को बार बार हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम्स में कास्ट बेस्ड डिविजन्स जैसे अशराफ, अजलाफ या 72 फिरके, अरे भाई साहब केवल हुरे 72 नहीं होती हैं, फिरके भी 72 होते हैं। और क्रिश्चियंस में सीरियन वर्सेस दलित क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक क्रिश्चियंस, इनकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं रियल लाइफ में, लेकिन इनके बारे में फिल्मों में कभी बात की ही नहीं जाती। यानी सेलेक्टिव टारगेटिंग की जाती है हिंदूज की। अपर कास्ट हिंदू को विलन बनाना ऑलमोस्ट डिफॉल्ट फॉर्मूला हो चुका था। वहीं जब भी मुस्लिम या क्रिश्चियन कैरेक्टर स्क्रीन पर आते तो उनको या तो ऑब्रेस्ड विक्टिम दिखाया जाता या फिर मॉरली सुपीरियर। ऊपर से स्टार्स और फिल्म मेकर्स ये तो ओपनली कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से जुड़ने लगे। ममूटी सीपीआईएम के इवेंट्स में नजर आने लगे। डायरेक्टर्स जैसे अदूर गोपालकृष्णन और जॉन अब्राहिम ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ओपनली प्रमोट करते थे। और स्क्रीन राइटर्स जैसे मुरली गोपी वो अपनी स्क्रिप्ट्स में हिंदुओं को केवल विलन ही बनाते थे। फिर 2000s और 2010s में यही पैटर्न और आगे बढ़ा, चाहे वो युग पुरुषन हो, मैथिलिकल हो या फिर सायरा हो। द ग्रेट इंडियन किचन, काथल, पूजू, ये जो फिल्में बनी ना ये ओपनली हिंदू फोबिक नैरेटिव्स पर बेस्ड थी। इवन एक वॉर फिल्म भी थी 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स। इसमें ना टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर का एक डायलॉग था, अगर कोई भी मुसलमान इस मंदिर में आएगा तो फिर प्यूरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इससे साफ इंप्रेशन ये दिया गया कि हिंदूज कितने इविल होते हैं और वो कैसे माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। पर इसमें मजेदार पैटर्न देखिए, ग्राउंड रियलिटी से ये बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट केरला के 99% मंदिरों में नॉन हिंदूज की एंट्री अलाउड है। सिर्फ गुरुवयूर जैसे जो मंदिर हैं वहां पर ये एक्सेप्शंस दिखते हैं, लेकिन सिनेमा में इसे एग्जैजरेटेड एट्रोसिटी लिटरेचर की तरह पेश किया गया, और वो भी तब जब किसी भी मस्जिद में हिंदुओं का जाना बैन है। और ये सब कुछ हो भी क्यों ना, केरला में डेकेड से कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के चलते कास्ट बैशिंग, हिंदू फोबिया, इन सबको नॉर्मलाइज किया जा रहा था। फिर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हिंदू कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर विलेनियस, ग्रीडी और ठरकी इन स्टीरियोटाइप्स में फिक्स कर दिया गया। लीड कैरेक्टर्स ज्यादातर क्रिश्चियन या मुस्लिम होते थे और हिंदूज को साइड रोल्स में या नेगेटिव शेड्स में ही लिया जाता था। कॉलमनिस्ट राजीव श्रीनिवासन, उन्होंने तो भाई साहब साफ साफ ये कहा था कि मलयालम फिल्म ही पहली वो जगह थी जहां उन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस पर डेलिब्रेट अटैक देखा था, स्पेशली ब्राह्मणों के खिलाफ। ब्राह्मणों के खिलाफ तो मानो मलयाली मूवीज ने पूरी फ्लड गेट्स ही खोल दिए थे। एलिपत्तयम, तामासो, कमातिपादम, इन जैसी मूवीज बनने लगी जिसमें ब्राह्मणों को ऑपरेसर दिखाया जाने लगा। कॉलमनिस्ट राजीव श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि कैसे मलयालम मूवीज एक समय के बाद जानबूझकर हिंदू कल्चर का मजाक बनाने लगी। फॉर एग्जाम्पल आप ना निर्मलम मूवी की बात कर लो। इसमें एक सीन है जिसमें हीरो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भगवान की मूर्ति पर थूकता है और फिर मर जाता है। कोई भी डायरेक्टर ये सीन किसी दूसरे रिलीजन के साथ करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन हिंदूज के साथ आराम से कर दिया जाता है। और आयरनी देखिए कि उस डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड और लिटरेरी प्राइज
सब मिल जाता है। और भाई ये सब कुछ हो भी क्यों ना, मलयाली इंडस्ट्री का जो पूरा फंडिंग पैटर्न है वो बदल चुका है। अब मलयाली इंडस्ट्री को डायरेक्ट वेल्दी क्रिश्चियंस और वेल्दी मुस्लिम प्रोड्यूसर्स वही फंड कर रहे थे। मलयाली मूवीज एक समय के बाद इतनी हिंदू फोबिक हो गई कि वहां अगर कोई प्रो हिंदू मूवी बनती तो उसको बॉयकॉट करना शुरू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मेवद्या नाम की एक मूवी थी, उसको केरला में बस इसलिए बॉयकॉट और कैंसिल किया गया क्योंकि ये फिल्म ना काफी प्रो हिंदू थी और कोई कारण ही नहीं था। आज हालात ये हैं कि मलयालम इंडस्ट्री में जो हिंदू फोबिक ट्रेंड हैं ये और डेंजरस हो चुके हैं। इनफैक्ट अब तो हिस्टोरिकल फैक्ट को ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है ताकि कैसे भी हिंदुओं को डीमोनाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल वारियम कुन्नन नाम की एक मूवी थी, 1921 के मोपला राइट्स के इस्लामिस्ट लीडर वारियम कुन्नातु कुन्ना हामिद हाजी इसको फ्रीडम फाइटर की तरह ये मूवी ग्लोरीफाई कर रही थी, जबकि रियलिटी ये थी कि मोपला राइट्स में 10,000 से ज़्यादा हिंदूज मारे गए थे, फोर्सिबल कन्वर्जन हुए थे और ना जाने कितने ही टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। ऐसे ही एम्पुरान, उसमें सीधे सीधे 2002 गुजरात राइट्स को उठाकर एक हिंदुत्व मिलिटेंट विलन को दिखाया गया जिसका नाम बजरंगी है। वो इनोसेंट मुस्लिम फैमिली को मारता है और पूरा नैरेटिव हिंदुत्व को वायलेंट फोर्स के रूप में प्रेजेंट करने का है। और अब ना लोका नाम की एक और मूवी आई है, ये इस इंडस्ट्री में लेटेस्ट एडिशन है। ये एक स्टेप और आगे चली जाती है। इसमें हिंदू राजा को हिंदू मंदिर जलाते हुए दिखाया जाता है, क्रिश्चियन मिशनरीज को केरला के लोगों का सेवियर दिखाया जाता है और विनायक यानी गणेश भगवान की मूर्ति को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हिंदू राजा अपनी ही मां को मंदिर के आगे मारते पीटते दिखाया जाता है। इन्हीं सब प्रोपेगेंडास के कारण ना आज हालात ये है कि मलयालम सिनेमा अपने पोटेंशियल के बावजूद पैन इंडिया इंडस्ट्री नहीं बन सकी, क्योंकि इस सब प्रोपेगेंडा से भले ही आप अपनी पॉलिटिकल फैंटेसीज को कितना भी सेटिस्फाई कर लो, एक सेट ऑफ ऑडियंस को कितना भी खुश कर लो, लेकिन आप ब्रॉडर ऑडियंस को कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक मलयाली फिल्म फ्लड की बात करें, इसने केरला और केरला के जो डायस्पोरा मल्लू ऑडियंस है उसमें 137 करोड़ 137 करोड़ रुपीस कमाए, लेकिन इंडिया के बाकी स्टेट्स में केवल 5 करोड़ वो भी पूरे ढंग से नहीं कमा पाए। और ये जो कहानी है ना, ये केरला की ऑलमोस्ट हर एक मूवी की है। ये प्रूव करती है कि कैसे आज मलयालम सिनेमा सिर्फ केरला तक सीमित रह गया है और डिस्पाइट अचीविंग सिनेमैटिक ब्रिलियंस ये पैन इंडिया प्रोडक्ट बनाने में पूरी तरीके से फेल रहा है। देखिए, जब धीरे धीरे ना मलयालम सिनेमा अपने आप को कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का टूल बना रहा था, उसी समय पर ना एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने नेशनलिस्ट और प्रो हिंदू मूवीज बनाकर पैन इंडिया और ग्लोबल स्टेज तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी थी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा की। अगर आप 1990s और अर्ली 2000 के तेलुगु सिनेमा को देखेंगे ना, तो एक टिपिकल रीजनल इंडस्ट्री लगा करती थी। मसाला एंटरटेनर्स, विलेज फ्यूड्स, रेवेंज ड्रामाज, लव स्टोरीज और मास हीरो एंट्रीज, ये फॉर्मूला चला करता था। फिल्म्स का जो रीच था ना, वो ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन तक सीमित था। हिंदी बेल्ट ऑडियंस तक पहुंचने का तरीका बस डबिंग था, और वहां भी ना ये जो डब्ड मूवीज थी ये बी ग्रेड मूवीज की कैटेगरी में ट्रीट की जाती थी। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फर्क था, मलयालम की तरह तेलुगु इंडस्ट्री किसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कैप्चर में नहीं थी। डायरेक्टर्स और राइटर्स अपनी फिल्म को ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी मास ऑडियंस के टेस्ट को समझा और धीरे धीरे कंटेंट ऐसा बनाना शुरू कर दिया जो पूरे भारत से कनेक्ट कर सके। एक तरफ आर्ट हाउस फिल्म्स जो है ना, वो सीओ कांचरापिल्लम और ई नागरिक के अमरिंडी जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल फिल्म मेकर्स जो थे वो कॉन्शियसली ऐसी फिल्में बना रहे थे जो पैन इंडिया ऑडियंस को कनेक्ट कर सकें। और इस कड़ी में असली ब्रेक थ्रू आया 2015 में SS राजामौली की बाहुबली से। बाहुबली ने तेलुगु इंडस्ट्री के लिए गेम कंप्लीटली बदल दिया था। फिल्म ने जिस तरीके से हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट किया था ना, वो अनसीन था किसी भी इंडस्ट्री के लिए। फिल्म ने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी धूम मचा दी थी। लगभग 650 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, ये उस समय किसी भी इंडियन मूवी के लिए अनइमेजिनेबल था। राजामौली ने प्रूव कर दिया था कि अगर कंटेंट हिंदू कल्चर में रूटेड हो और प्रेजेंटेशन जो है वो सिनेमैटिक स्पेक्टिकल वाला हो, तो एक रीजनल फिल्म भी नेशनल फेस बन सकती है। 2017 में बाहुबली 2 ने तो हिस्ट्री ही बदल दी। 1800 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस और इंडियन सिनेमा की पहली 1000 करोड़ रुपए पार करने वाली फिल्म बनी। बॉलीवुड की पूरी जमात जो थी वो शॉक में आ गई थी, क्योंकि डेकेड्स तक
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खुद को नेशनल सिनेमा मानती आई थी, लेकिन पहली बार एक तेलुगु फिल्म ने ये मोनोपोली तोड़ दी थी। इसके बाद पैन इंडिया सुपरहिट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है तेलुगु से। साहो, उसके बाद पुष्पा, फिर आरआरआर, ऐसी फिल्मों ने साबित कर दिया था कि पैन इंडिया का मतलब ना सिर्फ बॉलीवुड नहीं है बल्कि तेलुगु सिनेमा है। पुष्पा वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बनी थी, डायलॉग्स और सॉन्ग्स पूरे देश में वायरल हुए थे, और आरआरआर ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस कॉन्कर नहीं किया था बल्कि नाटू नाटू जैसे गानों के लिए ऑस्कर जीतकर इंडियन सिनेमा को पहली बार ग्लोबल स्टेज पर खड़ा कर दिया था। इस सक्सेस का ना दूसरा बहुत बड़ा कारण था प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। तेलुगु स्टार्स और डायरेक्टर्स ने एग्रेसिवली नेशन वाइड कैंपेन शुरू किए थे। आरआरआर के प्रमोशंस में ना रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और राजामौली हर स्टेट कैपिटल में गए थे। चेन्नई, कोची, मुंबई, वाराणसी। पुष्पा के प्रमोशंस के लिए अल्लू अर्जुन ने सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि पटना, रशिया, दुबई, यहाँ तक के टूर्स किए। यहाँ भीड़ का हाल ऐसा रहा था कि जापान और यूएस में आरआरआर का प्रमोशन जो था वो हिस्टोरिक रहा। यहाँ पर जूनियर एनटीआर और रामचरण ने डायरेक्टली फैन से कनेक्ट किया था। ये वो चीज है जो तमिल या मलयालम इंडस्ट्री ने कभी इतना सिस्टमैटिकली नहीं की। लेकिन गेम ना बस मार्केटिंग का होता तो सब कर लेते। एक्चुअल में हिंदू कल्चर में रूटेडनेस ही तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत बनी। राजामौली और त्रिविक्रम श्रीनिवास जैसे डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्म में लगातार हिंदू फिलॉसफी और सिंबल्स को यूज किया। एनटी रामाराव तो 17 बार भगवान कृष्ण और कई बार भगवान राम, विष्णु और शिव जैसे रोल प्ले कर चुके हैं। जूनियर एनटीआर, रामचरण और पवन कल्याण भी अपनी फिल्म्स और पर्सनल लाइफ्स में कल्चर से जुड़े रहते हैं। जैसे रामचरण का अयप्पा दीक्षा करना हो या फिर पवन कल्याण का फ्री टेम्पल मूवमेंट में शामिल होना हो। या फिर रामचरण का अपने मंदिर को ऑस्कर के लिए लेकर जाना हो। Wherever I go, usually my wife and I set up this small temple, this ritual. It just keeps us connected to our energies and India, and it's very important for all of us to begin this day thanking, showing gratitude to everything and every person who has helped us be here. And not too much, but it's just a few moments, and we hit the road. ये सब ना इस बात का एग्जाम्पल है कि जो स्टार्स है ना, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी अपने कल्चर से कनेक्शन को मेंटेन करते हैं, और ऑडियंस को ये जो ऑथेंटिसिटी है ना, ये इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज ये जो तेलुगु इंडस्ट्री है ना, ये आंध्र और तेलंगाना तक सिर्फ सीमित नहीं रही है बल्कि पूरे भारत और ग्लोबल स्टेज पर इंडियन सिनेमा का नया फेस बन चुकी है। और ये खाली पीली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज नंबर से इस बात की गवाही देते हैं। सिर्फ 2024 में तेलुगु सिनेमा ने 8,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ऑफिशियली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन गई थी, बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए। आज पैन इंडिया फिल्म्स की लिस्ट देखोगे ना तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है तेलुगु से आता है। बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर, ये फिल्में सिर्फ कमर्शियल सक्सेस नहीं है बल्कि कल्चरल माइलस्टोन्स बन चुकी हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि तेलुगु सिनेमा ने कॉन्शियसली अपनी स्टोरी टेलिंग को हिंदू सिविलाइजेशनल ईथोस से जोड़ दिया और उसे मॉडर्न सिनेमैटिक लैंग्वेज में पेश किया। देखिए, जब हम आज के मलयालम सिनेमा को देखते हैं ना तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ जाती है, ये इंडस्ट्री टैलेंट और क्राफ्ट दोनों के मामले में शायद पूरे भारत से सबसे मजबूत है। स्क्रिप्ट राइटिंग में बॉबी संजय जैसे राइटर्स, जियो बेबी जैसे बोल्ड डायरेक्टर्स और राजीव रवि जैसे रियलिस्टिक स्टोरी टेलर्स, इनका काम टेक्निकली और थीमेटिकली बहुत रिच है। कंटेंट के मामले में शायद मलयालम इंडस्ट्री इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो हमने पिछले कुछ मिनट्स में डिस्कस की है, ये कंटेंट पैन इंडिया ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये फिल्म्स मोस्टली पॉलिटिकली ओवरलोडेड होती हैं और उनमें अक्सर एक एंटी हिंदू अंडरटोन रहता है। रिजल्ट ये होता है कि आउटसाइड केरला ये फिल्म्स एक बड़े सेक्शन को एलियनेट कर देती हैं। फिर दूसरी बड़ी वीकनेस है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। मलयाली फिल्म्स की जो ओवरसीज मार्केट है ना, वो गल्फ मलयाली डायस्पोरा तक तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिंदी बेल्ट और भारत के अन्य पार्ट्स में इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए तेलुगु सिनेमा से। आज ये इंडस्ट्री सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर बन चुकी है। बाहुबली 2 ने 1810 करोड़ रुपए कमाए थे, आरआरआर ने 1200 करोड़ रुपए कमाए थे, ऑस्कर भी ले आया था। पुष्पा जैसी फिल्म्स रशिया और जापान में धूम मचा रही थी। इसका रीजन साफ है, कंटेंट रूटेड है हिंदू कल्चर और नेशनलिज्म में, साथ ही पैकेजिंग है एंटरटेनमेंट वाली। ऊपर से स्टार्स और डायरेक्टर्स
खुद एक्टिवली प्रमोट करते हैं जापान, दुबई, यूएस, यहाँ तक कि पटना तक जा जाकर। नमस्ते, बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। ये जो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी है ना, ये मलयालम में मिसिंग है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तेलुगु सिनेमा आज मलयालम सिनेमा से बहुत आगे निकल चुका है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम इंडियन सक्सेस में और ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड है। पहला, ऑडियंस को एंटरटेन करना, लेक्चर नहीं देना। तेलुगु मूवीज़ का मेन गोल बस ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है, ज्ञान देना नहीं। इवेंचुअली बोर हो जाती है, जैसे आज बॉलीवुड और तमिल मूवीज़ के साथ हो रहा है। तेलुगु मूवीज़ का जो मेन फोकस है वो क्लियर है, एंटरटेनमेंट, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल भी है। फिर दूसरा, प्रो इंडिया प्रो हिंदुस्तान। तेलुगु मूवीज़ प्राउडली प्रो इंडिया प्रो हिंदू होती हैं। उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो पेट्रियाटिक हैं और अपने कल्चर पे प्राउड फील करते हैं। इसी वजह से ऑडियंस ऐसे मूवीज़ को देखना ज़्यादा चाहेगी जो उनकी वैल्यूज़ और वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करे। वो ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो उनके कल्चर और देश को उतनी ही इज्जत दें जितनी वो खुद अपने देश को देते हैं। एंड में बात बहुत सिंपल है, जो अपनी ऑडियंस को सबसे अच्छे से समझेगा वही जीतेगा। और फिलहाल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इस गेम में बहुत आगे है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये जो वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, इसको भी देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।